नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशीष कुमार एक कदम शिक्षा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और अपने जो मनोविज्ञान की क्लास होने वाली है उसको मैं आगे की तरफ बढ़ाता हूं। पिछली कक्षा के अंदर हम लोग देख रहे थे बाल बाल विकास के बारे में, बाल्यावस्था के बारे में, और बाल्यावस्था के अंदर हम लोगों ने उसके अन्य नाम और उसकी परिभाषाओं के बारे में जान लिया था। आज हम उनके बारे में, उनकी बाल्यावस्था की जो विशेषताएं उनके बारे में देखेंगे। बाल्यावस्था की विशेषताएं। बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में आज देखने वाले हैं। ज़्यादा विशेषताएं नहीं देखते हुए कुछ एक जो मेन विशेषता होती है उन्हीं को देखेंगे, और जो बाकी की एक्स्ट्रा विशेषता आएंगे उनको अपन क्वेश्चन के रूप में करेंगे। जो भी पीछे क्वेश्चन बनने वाले हैं, यूनिट पूरी हो जाएगी उसके बाद में मैं क्वेश्चन कराऊंगा। उनके अंदर बाल्यावस्था और शैशवावस्था, किशोरावस्था से संबंधित जो भी विशेषताओं से संबंधित प्रश्न बनते हैं उन सबको उसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो पहली बात करें कि एक तुलनात्मक रूप से भी देखेंगे कि भाई शैशवावस्था में क्या परिवर्तन, क्या चीज़ मिलती थी विशेषताओं के अंदर, और बाल्यावस्था के अंदर क्या होता था। अपन पहली विशेषता देखते हैं कि शैशवावस्था के अंदर जो पहली विशेषता देखी थी वो शारीरिक एवं मानसिक विकास में तीव्रता पाई जाती है। लेकिन बाल्यावस्था के अंदर क्या होता है कि शारीरिक एवं मानसिक जो भी विकास होगा उसमें स्थिरता आ जाती है। शैशवावस्था के अंदर शारीरिक और मानसिक विशेषता, शारीरिक और मानसिक जो विकास होगा उसमें तीव्रता रहेगी, जबकि बाल्यावस्था के अंदर स्थिरता आ जाती है। तो अपनी पहली विशेषता तो यही हो जाती है कि शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता। कहने का मतलब ये कि जिस गति से शैशवावस्था के अंदर शारीरिक और मानसिक रूप से विकास बढ़ता है, तेजी से होता है, उसकी तुलना में कम होता है या फिर स्थिर सा हो जाता है, तो वो हो जाएगी अपने शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता आ जाएगी। दूसरी परिभाषा देखें, दूसरी विशेषता देखें तो दूसरी विशेषता हो जाएगी कि जिज्ञासा प्रवृत्ति में और अधिक प्रबलता आ जाती है, जानने की इच्छाएं और बढ़ जाती हैं। जिज्ञासा प्रवृत्ति में और अधिक प्रबलता आना किसके अंदर आएगा? बाल्यावस्था के अंदर। जिज्ञासा प्रवृत्ति कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है, लेकिन और अधिक प्रबल किस में आ जाएगी? ज़्यादा इच्छाएं किस में होंगी? बाल्यावस्था के अंदर। ये अपनी दूसरी विशेषता हो जाएगी, जिज्ञासा प्रवृत्ति में और अधिक प्रबलता। किसी भी चीज के बारे में जानने की इच्छा वो उसकी बढ़ती जाती है। ठीक है। तीसरी जो विशेषता उसके बारे में बात करें, शैशवावस्था के अंदर देखा था कल्पना शक्ति सीमित होती है। शैशवावस्था के अंदर अपन ने देखा था कि भाई बालक के अंदर जो कल्पना शक्ति होती है वो सीमित होती है, जबकि बाल्यावस्था के अंदर उसकी कल्पना शक्ति में भी प्रबलता आ जाती है और अधिक कल्पना करने लगता है। तीसरी बात करें कि कल्पना शक्ति में और अधिक प्रबलता। तीन विशेषताएं देखी। पहली देखी शारीरिक एवं मानसिक विकास में तीव्रता बढ़ जाती, स्थिरता आ जाती है। दूसरी देखी थी जिज्ञासा प्रवृत्ति और अधिक प्रबल हो जाती है। तीसरी विशेषता देखी थी हमने, कल्पना शक्ति भी प्रबल हो जाती है। चौथी
विशेषता देखें कि काम प्रवृत्ति इसके अंदर अभाव पाया जाता है। जो बाल्यावस्था है उसके अंदर काम प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, काम प्रवृत्ति का अभाव होता है। काम मतलब सेक्स। शैशवावस्था के अंदर सेक्स कहाँ होता था? मुखी अवस्था के अंदर होता था। काम प्रवृत्ति मुखी अवस्था में स्थित होती थी, जबकि जो बाल्यावस्था है उसमें उसका अभाव होता है। तो ये प्रश्न पूछा भी गया है कि किस अवस्था के अंदर काम प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था के अंदर। काम प्रवृत्ति का अभाव, काम से मतलब हो जाएगा अपने यहाँ पर सेक्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट विशेषता की ओर चलें तो इसकी हो जाएगी समलैंगिकता का विकास होता है। किसका विकास होगा? समलैंगिकता का विकास। यानी कि इस अवस्था के अंदर बालिका बालिका के साथ खेलना पसंद करेगी और बालक बालक के साथ खेलना पसंद करेगा। ऐसी कौन सी अवस्था है जिसके अंदर बालक बालक के साथ खेलना चाहेगा और बालिका बालिका के साथ खेलना चाहेगी? अपनी हो जाएगी बाल्यावस्था। इस अवस्था में विपरीत लिंगी नहीं पाया जाता, यानी कि लड़का लड़की के साथ खेलना नहीं चाहेगा और लड़की लड़के के साथ नहीं खेलना चाहेगी, चाहे वो आपस में बहन भाई ही क्यों ना हो। तो वो अवस्था कौन सी हो जाएगी? बाल्यावस्था हो जाएगी। समलैंगिक आकर्षण, समलैंगिक आकर्षण। ठीक है, ऐसी विशेषता जिसमें बहन भाइयों में झगड़ा होता वो कौन सी हो जाएगी? बाल्यावस्था। इस अवस्था के अंदर, इस अवस्था में भाई बहन में झगड़ा होता है। कौन सी अवस्था के अंदर बहन भाइयों के मध्य झगड़ा होना प्रारंभ हो जाता है? अपने बाल्यावस्था हो जाएगी। उसके बाद बात करें इस बाल्यावस्था के बारे में, बाल्यावस्था की विशेषता के बारे में कि भाई बेईमानी के गुणों का गुण प्रकट करने लगता है बालक। इस अवस्था के अंदर बालक के अंदर बेईमानी करने के गुण आ जाते हैं। मैंने कल भी बताया था पिछली कक्षा के अंदर कि बेईमानी के गुण, जैसे कि 10 रुपए की कोई चीज़ मंगाई तो 10 में से 9 की चीज़ लेकर आ जाएगा, 1 रुपये अपने पास रख लेगा, या फिर झूठ बोलना, वो चीज़ें क्या इसमें आ जाएंगी? बेईमानी के अंदर आ जाएंगी। तो अपने हो जाएगा, नेक्स्ट विशेषता हो जाएगी इसकी, बालक के अंदर बेईमानी के गुणों का बेईमानी के गुणों में वृद्धि या बेईमानी के गुणों का आना। ठीक है, उसके बाद बात करें कि बालक इस अवस्था के अंदर सामाजिक होना प्रारंभ कर देता है। सबसे मेन बात यह है कि बालक इस अवस्था में सामाजिक होता है। कोई भी काम कराओगे तो वो भाग भाग करके करेगा, वो ये चाहता है कि हाँ भाई मुझे उसका क्रेडिट मिले। तो इस अवस्था में बालक इस अवस्था में बालक सामाजिक होता है। अगली विशेषता के बारे में बात करें कि इसकी विशेषता, बाल्यावस्था की जो विशेषता है वो आ जाएगी कि इस अवस्था के अंदर बालक के अंदर नैतिकता का गुण पाया जाता है। जो बात कर रहे हैं बाल्यावस्था की, इस विशेषता के अंदर
बालक के अंदर नैतिकता का गुण पाया जाता है। और नैतिकता से अपन क्या समझेंगे? नैतिकता से ये चीज़ सामने आती है कि बालक किसी भी चीज़, किसी के घर में घुसेगा तो उसको पूछ करके घुसेगा। किसी के सामने नमस्कार करना, ये उसकी नैतिकता है। किसी ने अगर उसको मना कर दिया तो वो नहीं जाएगा। तो ये सारी की सारी उसकी नैतिकता। कोई भी चीज़ ग्रहण करनी हो, लेनी हो, तो वो पूछ करके लेगा। वो सारी की सारी नैतिकता के अंदर आ जाएगी। बालक में नैतिकता के गुणों का विकास होता है। ये अपनी बाल्यावस्था से संबंधित जितनी भी विशेषताएं मैंने उनमें से कुछ बता दी, और बाकी की जो भी विशेषता होंगी उनको अपन प्रश्न के रूप में करेंगे, जिससे कि अपने को याद हो सके वो चीज़ें। ठीक है, ये अपनी मेन जो बाल्यावस्था के अंदर विशेषताएं आती थी वो मैंने बता दी है। इसके बाद में चलते हैं अगली जो अवस्था थी, किशोरावस्था। नेक्स्ट अवस्था होने वाली है अपनी किशोरावस्था। इस अवस्था का जो समय होता है वो समय कितने से कितने होगा? समय होगा 12-13 वर्ष से प्रारंभ हो जाएगी और 18 वर्ष तक चलती है। किशोरावस्था 12-13 से प्रारंभ हो जाएगी और कब तक चलेगी? 18 वर्ष तक। जो इसके बीच की अवस्था किसके अंदर आएगी? किशोरावस्था के अंदर आएगी। किशोरावस्था ये एक शब्द से बनी है, ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सा? एडोलसेंसी। किशोरावस्था किशोरावस्था जो शब्द है ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। और कौन से शब्द से मिलकर बना हो? एडोलसेंसी। ग्रीक भाषा का कौन सा शब्द? एडोलसेल्सी। जो किशोरावस्था को एडोलसेल्सी कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा का एक शब्द होता है, उससे अपने किशोरावस्था बनी हुई है। और जो ये एडोलसेल्सी है ये एडोलसियर से मिलकर के बना हुआ था। एडोलसेल्सी ये एडोलसियर से बना हुआ था। किशोरावस्था ग्रीक भाषा का शब्द जो कि किससे बना हुआ है? एडोलसेल्सी से बना हुआ है। और जो एडोलसेल्सी है ये एडोलसियर से मिलकर के बना हुआ था। और जो एडोलसियर है इसका मतलब होता है परिपक्वता की ओर। ठीक है, एडोलसियर है, इसका मतलब होता है परिपक्वता की ओर। इसका अर्थ होता है परिपक्वता परिपक्वता की ओर। और एडोलसियर का जो जनक है, किशोरावस्था का जनक किसे कहेंगे? स्टैनले हॉल को कहेंगे। किशोरावस्था का जनक या एडोलसियर का जनक किसे कहेंगे? स्टैनले हॉल को कहेंगे। और किशोरावस्था का जनक
कैसे कहेंगे? स्टैनले स्टैनले हॉल को कहेंगे। ठीक है। उसके बाद में आता है कि भाई किशोरावस्था से संबंधित दो सिद्धांत चलते हैं। किशोरावस्था से संबंधित कितने सिद्धांत चलते हैं? दो सिद्धांत चलते हैं। एक तो हो जाएगा कौन सा? अकस्मात का सिद्धांत, और दूसरा सिद्धांत हो जाता है क्रमित विकास का सिद्धांत। पहला हो जाएगा अकस्मात का सिद्धांत और दूसरा हो जाएगा क्रमित विकास का सिद्धांत। जो अकस्मात का जो सिद्धांत है ये स्टैनले हॉल के द्वारा दिया गया था, और जो क्रमित विकास का सिद्धांत है उसके बारे में बात करें तो वो दिया था थॉर्नडाइक और एविंगवर्थ ने। क्रमित विकास का जो सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने दिया था, और एविंगवर्थ था उसके द्वारा दिया गया था। किशोरावस्था के दो सिद्धांत हैं। दो सिद्धांत। पहला सिद्धांत हो जाएगा अपने कौन सा? अकस्मात का सिद्धांत। और जो दूसरा सिद्धांत है वो है अपने क्रमित विकास का सिद्धांत। ठीक है। ये जो सिद्धांत है इस सिद्धांत को देने वाले कौन से हैं? देने वाला हो जाएगा कौन? स्टैनले हॉल। और जो ये सिद्धांत है क्रमित विकास का सिद्धांत, इसको दिया था थॉर्नडाइक। और हॉलिंगवर्थ। अब इसके नाम से पता चल रहा है कि भाई अकस्मात और क्रमित विकास, अकस्मात और क्रमित विकास, इसके नाम से ये चीज पता लगती है। अकस्मात का मतलब क्या होता है? अचानक। और स्टैनले हॉल क्या कहता है इस सिद्धांत के आधार पर कि जो किशोरावस्था के अंदर जो भी परिवर्तन आते हैं, किशोरावस्था के अंदर जो भी परिवर्तन आते हैं वो सारे के सारे परिवर्तन अचानक बालक के अंदर दिखते हैं। जो बालक होगा उसके अंदर अचानक ही किशोरावस्था के गुण दिखने लग जाते हैं। इस सिद्धांत को अचानक अकस्मात का सिद्धांत कहते हैं। यानी किसी बालक के अंदर किशोरावस्था के जितने भी गुण होंगे वो सारे के सारे एक साथ दिखने लग जाएं, अचानक दिखने लग जाएं, अकस्मात दिखने लग जाएं, तो वो किशोरावस्था के अंदर प्रवेश कर जाएगा। ये चीज कौन बताता है? स्टैनले हॉल कहता है। और जो दूसरी बात आती है क्रमित विकास के सिद्धांत की, थॉर्नडाइक और हॉलिंगवर्थ के द्वारा दिया गया था जिसे, तो क्रमित विकास के सिद्धांत में थॉर्नडाइक ये चीज कहता है कि भाई जो भी विकास के गुण एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब कोई बालक प्रवेश करता है तो उसके अंदर गुण अचानक नहीं आते, एक क्रम के अनुसार आते हैं। कि जब बालक किशोरावस्था के अंदर प्रवेश कर रहा है तो उस बालक के अंदर बाल्यावस्था के गुण भी उसमें सम्मिलित होंगे और किशोरावस्था के गुण भी सम्मिलित होंगे। एक साथ परिवर्तन नहीं आता है। यह चीज कौन कहता है? थॉर्नडाइक कहता है। दोनों सिद्धांत मैंने बता दिए। अकस्मात यानी कि अचानक उत्पन्न होते हैं, और क्रमित विकास हो जाएगा क्रम के अनुसार आते हैं। बालक अचानक किशोरावस्था में प्रवेश नहीं करता है, उससे पहले उसके अंदर बाल्यावस्था के गुण भी सम्मिलित होते हैं। धीरे धीरे बालक किशोरावस्था के अंदर प्रवेश करेगा। कब से? बाल्यावस्था से किशोरावस्था के अंदर। यह चीज कौन कहता है? आपने थॉर्नडाइक कहता है। ठीक है, ये दो सिद्धांत मैंने बता दिए। उसके बाद बात करते हैं किशोरावस्था के जो भी अन्य नाम है।
किशोरावस्था के अन्य नाम कौन कौन से नामों से जाना जाता है? किशोरावस्था के नाम, उपनाम बोल दो या अन्य नाम बोल दो। सबसे पहले बात करें, पीछे की अवस्थाओं के अंदर जाएं तो सबसे महत्वपूर्ण काल किसे कहा गया? शैशवावस्था को। दूसरा महत्वपूर्ण काल किसे कहा गया? बाल्यावस्था को। तो जीवन का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा हो जाएगा? किशोरावस्था हो जाएगा। एक नाम तो यही हो जाता है, जीवन का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काल। जीवन का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा हो जाएगा अपने? किशोरावस्था हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बात करें कि जीवन में सर्वाधिक परिवर्तनों का काल, यानी कि बालक के अंदर जितने भी परिवर्तन आते हैं, सबसे ज्यादा जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं वो किस अवस्था के अंदर मिलेंगे? किशोरावस्था के अंदर। यानी कि जीवन के अंदर सर्वाधिक परिवर्तनों का काल कौन सा हो जाएगा? किशोरावस्था। बालक के दाढ़ी आना, ये किसके अंदर देखी जाएगी? किशोरावस्था के अंदर देखी जाएगी। दूसरा हो जाएगा जीवन का सर्वाधिक परिवर्तनों का काल, जीवन में सर्वाधिक परिवर्तनों वाला काल। सर्वाधिक परिवर्तन वाली अवस्था। जीवन में सर्वाधिक परिवर्तन किस अवस्था के अंदर आ जाएंगे? बाल्यावस्था, किशोरावस्था के अंदर आ जाएंगे। तीसरे इसके उपनाम की बात करें तो तीव्र संवेगों का आना, तीव्र संवेग परिवर्तन होते हैं, सबसे ज्यादा संवेग इसी अवस्था के अंदर आते। तीव्र संवेगात्मक परिवर्तनों का काल कह देंगे। तीसरी अवस्था हो जाएगी, तीसरा नाम हो जाएगा तीव्र संवेगात्मक परिवर्तनों का काल। तीव्र संवेगात्मक परिवर्तन से आप कैसे समझोगे कि अगर दो दोस्तों के अंदर, जो किशोरावस्था के अंदर है, दो दोस्तों के अंदर यदि लड़ाई चल रही है आपस में, तो एक दूसरे के ऊपर गुस्सा है, यदि किसी बालक के द्वारा उस आदमी को छेड़ लिया जाए तो तुरंत उसका संवेग परिवर्तित हो जाएगा और उस बालक की तरफ हंसने लग जाएगा। तो गुस्सा किस में परिवर्तित हो गया? हंसी में चेंज हो गया। ऐसा किसी और अवस्था के अंदर नहीं होता है। बालक गुस्सा है तो एक से गुस्सा है तो दूसरे से भी गुस्सा होने लग जाता है। कभी कभी देखा होगा छोटे बालकों को किसी बात से नाराज हो जाते हैं और उनको कोई बड़ा आदमी आकर के छेड़ता है तो उसको भी मारने लगते हैं, क्योंकि उसके अंदर संवेग परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। जबकि किशोरावस्था के अंदर ऐसा नहीं होता है। संवेग सबसे ज्यादा परिवर्तित किसके अंदर होंगे? किशोरावस्था के अंदर हो जाता है। इसलिए इस अवस्था को तीव्र संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था भी कहा जाता है। उसके बाद बात करें कि जीवन का जो सबसे कठिन काल है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा परेशानियां उत्पन्न होती हैं, वो कौन सा काल कहलाएगा? अपना किशोरावस्था का काल कहलाएगा। जीवन का सबसे कठिन काल, जीवन का सबसे कठिन काल। पहला हो जाएगा जीवन का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काल। दूसरा हो जाएगा अपने जीवन में सर्वाधिक परिवर्तनों वाली अवस्था।
तीसरा हो जाएगा संवेगात्मक परिवर्तन में संवेगात्मक परिवर्तन सर्वाधिक पाए जाते हैं इस अवस्था के अंदर। चौथी बात करें तो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा कठिन काल है, यानी कि जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को कहा जाएगा, ये अपने किशोरावस्था हो जाएगी। ये चीज़ अपने को याद जरूर रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ भी लिया जाता है इसके बारे में कि जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा होता है। एक दूसरे नाम की ओर चलते हैं, इसी किशोरावस्था के दूसरा नाम देखते हैं कि झंझावतों की अवस्था, झंझट, झंझावतों की अवस्था। इसके बाद अन्य नाम की बात करें तो एक नाम और आता है उथल पुथल की अवस्था, उथल पुथल की अवस्था। एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है, कभी इधर कभी उधर। तो सबसे ज्यादा किसमें, उथल पुथल की अवस्था। उसके बाद में एक अन्य नाम आता है उलझनों की अवस्था। कौन सा, उलझनों की उलझनों की अवस्था इसको कहते हैं। एक अन्य नाम की बात करें तो जीवन का जो बसंत होता है, जीवन का बसंत, वो इसी को कहते हैं, किशोरावस्था को। जीवन का बसंत, जीवन का बसंत हो जाएगा। उसके बाद बात करें कि अगले नाम की ओर के संशयों की अवस्था। सबसे ज्यादा वहम संशय किसी भी चीज के अंदर होंगे तो किस अवस्था के अंदर, इसके अंदर, किशोरावस्था के अंदर। छोटे से बालक यानी कि शैशवावस्था है, बाल्यावस्था के बालक को अगर कोई चीज दे देंगे तो उसको तुरंत ले लेगा, उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा। लेकिन किशोरावस्था के अंदर किसी बालक को कोई भी चीज दे दी जाए तो 20 बार सोचेगा, शक करेगा, संशय होगा उसको कि लूं या नहीं लूं, क्या पता किस आधार पर दे रहा है, किस आधार पर नहीं दे रहा है। तो संशयों की अवस्था, संशयों की अवस्था। इस प्रकार से इसके अन्य नामों के होते हैं। जो भी अपने किशोरावस्था है, ये 8-10 नाम होते हैं जो मैंने आपको बता दिए। इस क्लास से संबंधित कोई भी समस्या हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप लोग कमेंट में लिख देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।